एवरीवन, आरती गुरुकुल में आपका स्वागत है। और हिंदी उपन्यास के इस श्रृंखला में आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आपका बंटी उपन्यास। हमारे पाठ्यक्रम में 13 उपन्यास लगे हुए हैं टोटल, और जिसमें से 11 उपन्यास मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो आप मेरी प्रोफाइल पर जा कर के और वहाँ पे प्लेलिस्ट देख सकते हैं। उपन्यास का एक प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है जिसमें कि मैंने 11 उपन्यास पूरा विस्तार से पढ़ाया है। क्योंकि आजकल आपको पता है कि एनटीए इस तरह के सवाल पूछ रहा है कि जब तक आप उपन्यास की सभी पंक्तियाँ, जो सभी प्रमुख पंक्तियाँ हैं, वो नहीं पढ़ेंगे तो फिर एग्ज़ाम में बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि बिल्कुल अंदर-अंदर से चीज़ें पूछ रहा है, जैसे कि जो पात्र एकदम गौण पात्र हैं, उनकी आयु के बारे में, उनका नाम, ये सब चीज़ें जो पूरे उपन्यास में जो सिर्फ़ एक बार जिसका नाम लिया गया हो, उस पात्र का नाम भी पूछा जाता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उपन्यास को पूरा पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। लेकिन अभी एग्ज़ाम के समय में ज़रूरी नहीं कि सभी उपन्यास, और काफ़ी लंबे-लंबे 400 पेज के उपन्यास हैं, तो उनको पूरा पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए आप मेरी ये क्लास देख सकते हैं। अगर आप अंत तक क्लास देखेंगे तो आप पाएँगे कि इसमें बहुत सारी चीज़ों को मैंने कवर किया है, और लाइन बाय लाइन एक तरह से आपका तैयारी हो जाएगा। तो मुश्किल से ये क्लास 45 मिनट की क्लास होगी, और इसमें आपका एक उपन्यास तैयार हो जाएगा। जबकि आप 45 मिनट में एक उपन्यास याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें से आपको उपन्यास के बारे में जो मुख्य पंक्ति है, पात्र परिचय, और जो भी उपन्यास के बारे में जो विशेषताएँ हैं, जो मुख्य-मुख्य बातें हैं, जो परीक्षा में आने योग्य है, तो वो सब चीज़ें मैं आपको इस एक क्लास में कवर कर दूँगी। तो चलिए हम देखते हैं, और इसके लिए आपको मेरा ये वीडियो लास्ट तक देखना होगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइबर हैं तो लाइक कर लीजिए, और साथ ही शेयर भी कर दीजिए यूजीसी नेट के एस्पिरेंट्स को जो कि तैयारी कर रहे हैं और जून एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो उनके लिए मेरा ये क्लास बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो चलते हैं फिर। ये आपका बंटी उपन्यास है। इसके लेखक हैं मन्नू भंडारी, लेखिका हैं, और प्रकाशन वर्ष है इसका 1971। विषय वस्तु है तलाकशुदा दंपतियों के बच्चों पर पड़ने वाला प्रभाव। ये विषय वस्तु भी है, और एक तरह का इस उपन्यास का जो है कीवर्ड भी है, तो इसको आप याद कर लेंगे तो ये ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके लिए। ये 16 भागों में विभक्त है। आजकल उपन्यास के, नाटक के, सभी चीज़ों के भाग बहुत पूछे जा रहे हैं, तो आप याद रखिएगा कि ये 16 भागों में ये उपन्यास विभक्त है। आपका बंटी मन्नू भंडारी का सुप्रसिद्ध और स्वतंत्र रूप से लिखा गया प्रथम उपन्यास है। मैं कलर चेंज कर देती हूँ। ये आपका बंटी मन्नू भंडारी का सुप्रसिद्ध और स्वतंत्र रूप से लिखा गया प्रथम उपन्यास है, जो तलाकशुदा दंपतियों के बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव से जुड़ा है। यह कालजयी उपन्यास हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि है। यह मन्नू भंडारी द्वारा रचित एक बाल मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। देखिए, ये भी आपको याद रखना चाहिए कि ये बाल मनोवैज्ञानिक उपन्यास भी है। ये इसका कीवर्ड हो सकता है। एक तो है तलाकशुदा दंपतियों के बच्चों पर पड़ने वाला प्रभाव, और एक ही दूसरा है बाल मनोवैज्ञानिक उपन्यास। और यह 16 भागों में विभक्त है। इसका प्रकाशन वर्ष सन 1971 में है। उपन्यास का प्रारंभ शकुन और बंटी के भावात्मक वर्णन के साथ होता है। इस उपन्यास के केंद्र में बंटी है, जो पारिवारिक विसंगति का शिकार है। किस चीज का है? पारिवारिक विसंगति का शिकार है। शकुन और अजय का तलाक हो चुका है, किंतु इसका पता बंटी को अपने दोस्त टीटू के द्वारा चलता है। शकुन और अजय के विफल वैवाहिक जीवन का सबसे अधिक प्रभाव उनके बेटे बंटी पर पड़ता है। यह उपन्यास हर उस बच्चे की कहानी है जो इन प्रकार की परिस्थितियों के बीच पिसकर अकेले, जड़हीन और अनचाहे होते चले जाने को अभिशप्त हो गए हैं। और इसका ये पात्र परिचय है। सबसे जो मुख्य पात्र है ये बंटी है। उपन्यास के केंद्र में बालक बंटी का की ही दुर्दशा का चित्रण है। माता पिता के होने के बावजूद वह अनाथ की जिंदगी जीता है। अजय, बंटी का पिता
और शकुन का पति है, जो बंटी से प्यार तो करता है पर उसकी खुशी के लिए समझौता नहीं कर सकता। ये होता है ना कि जो पुरुष है ये अपने बच्चे को प्यार तो करता है, लेकिन उसके लिए किसी तरह का कोई समझौता नहीं कर सकता। वो अपनी शर्तों पे उसे प्यार करना चाहता है, जो कि इस अजय की यही कमजोरी है, जिसकी वजह से शायद इनका अजय और शकुन का तलाक होता है। शकुन भी बंटी की माँ है, जो उसे शुरू में बेइंतहा प्यार करती है, पर डॉक्टर जोशी से विवाह के पश्चात उसे बंटी कभी कभी बाधा की तरह लगने लगता है। वकील चाचा हैं, अजय और शकुन के वकील हैं और सलाहकार की भूमिका अदा करते हैं। इनका कोई नाम इसमें नहीं बताया गया उपन्यास में, तो वकील चाचा ही कहा जा रहा है हर जगह। फूफी हैं, ये शकुन के घर की संरक्षिका या सहायिका और उसकी अत्यंत हितैषी है। यह अजय को कोसती है। वह पुरानी पीढ़ी से है। वह ना अजय के विवाह के पक्ष में है और ना ही शकुन के, यानी कि वो पुरानी पीढ़ी के हैं और वो नहीं चाहती है तलाक किसी का भी हो, इसलिए वो किसी के भी पक्ष में नहीं है। और ये कुछ गौण पात्र हैं। डॉक्टर जोशी, ये शकुन के दूसरे पति और शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। प्रमिला, जो डॉक्टर जोशी की मृत पत्नी है, मृत पत्नी का नाम होता है प्रमिला। अमी, डॉक्टर जोशी का बेटा। जोत, ये डॉक्टर जोशी की बेटी है, यानी डॉक्टर जोशी के दो बच्चे हैं, अमी और जोत। मीरा, चीनू, टीटू, ये मीरा जो है वो अजय की दूसरी पत्नी है। चीनू जो है वो मीरा का बेटा है और टीटू बंटी का दोस्त है। कुन्नी, शर्मा साहब की लड़की का नाम है। उसके अलावा माली, चपरासी और बंसीलाल, ये सभी गौण पात्र हैं। और ये कहने को गौण पात्र है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार आपको ये जोत के बारे में, टीटू के बारे में, ये सब चीज़ें पूछी जा चुकी है एग्जाम में, तो आप इसे नज़रअंदाज तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा और इन सब को जरूर से अपने ध्यान में रखिएगा। कहानी का सारांश है कि तलाक की समस्या पर केंद्रित इस उपन्यास में मन्नू भंडारी ने बाल मनोविज्ञान की मार्मिक परतों को खोला है। तलाक की इस समस्या के केंद्र में बंटी है, जिसके पिता अजय एवं माँ शकुन है। शकुन आधुनिक एवं स्वतंत्र विचारों वाली आधुनिक स्त्री है, वहीं अजय अहम भाव से भरा हुआ पुरुष है। दोनों में से कोई रिश्ते को लेकर झुकने को तैयार नहीं है। वे केवल एक दूसरे के झुकने की प्रतीक्षा करते हैं, ताकि एक बड़ा दिल करके दूसरे को माफ कर सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अंततः एक दिन दोनों के बीच तलाक हो गया। मतलब वो दोनों चाहते हैं कि सामने वाला, हालांकि वो ये जानते हैं कि जब सामने वाला मुझसे माफी मांगेगा तो मैं माफ कर दूंगा या कर दूंगी, लेकिन वो खुद आगे बढ़कर माफी नहीं मांगना चाहते। ये एक तरह का ईगो है जो इन दोनों के बीच में है और यही उनके तलाक का वजह बन जाता है। अजय मीरा नामक एक स्त्री के साथ रहने लगता है और इधर शकुन भी डॉक्टर जोशी से विवाह कर उनके घर चली जाती है। जोशी के दो बच्चे उनकी पत्नी से थे, जो कि दो बच्चे थे, मैंने हमने पढ़ा ना पीछे, दो बच्चे थे उनके डॉक्टर जोशी के, अमी और जोत। बंटी को डॉक्टर जोशी का घर नहीं अच्छा लगता है। वह पाता है कि माँ उसे अब पहले की तरह प्यार नहीं करती और ना ही अपने पास सुलाती है। वह डॉक्टर जोशी के घर खुद को उपेक्षित महसूस करने लगता है। उसे माँ शकुन का डॉक्टर जोशी के साथ कमरे में सोते देखना अच्छा नहीं लगता। उसे शकुन से घृणा होने लगती है और गुस्से में वह पापा अजय को फोन करके कलकत्ता उनके पास आने को कहता है, किंतु और मतलब कहता है तो फिर वो ले जाते हैं उसे, लेकिन उसको वहां भी वैसा माहौल नहीं मिलता जैसा वो चाहता था। सौतेली माँ मीरा को भी वह अपना नहीं पाता है। अंत में अजय उसे हॉस्टल में दाखिल करा देता है, जहां वह अनाथ जैसा जीवन जीने को मजबूर होता है। अजय शकुन के अपने स्वार्थ में बेटे का जीवन पिसता चला जाता है। दोनों में से किसी के पास त्याग भावना नहीं है। बच्चे के लिए कोई भी एक दूसरे की गलतियों को नहीं भूलना चाहता है। अंततः बंटी इस खंडित रिश्ते के बीच त्रासदी का शिकार हो जाता है। तो ये आपने देखा कि किस तरह से इसमें पूरा, जब आप कहानी पढ़ेंगे तो पूरी कहानी में ये चीज़ है कि
बंटी जो है वो पहले तो जब इन दोनों का तलाक होने वाला रहता है तब उसके पिता अपने घर ले जाते हैं तो उसे बहुत प्यार करते हैं, खिलौने देते हैं, माँ भी उसे बहुत प्यार करती है, लेकिन कई बार माँ जो है उसको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती है पिता को, मतलब सताने के लिए या उसे बदला लेने के लिए। तो ये चीज़ें भी इसमें दिखलाया गया है किस तरह से जो वो अपने ममत्व को, अपनी ममता को एक तरह से इस्तेमाल करती है अपने पिता के, मतलब बंटी के पिता के सामने इस्तेमाल करती है, बंटी को इस्तेमाल करती है कि ताकि वो इमोशनली वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करे। तो ऐसा ये सब चीज़ें उपन्यास में दिखलाया गया और मुख्य केंद्र में यही है कि आज आधुनिक युग में महिलाएँ या पुरुष दोनों ही अपने-अपने ईगो में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि उन्हें बच्चे का भी ध्यान नहीं रहता है, सिर्फ़ अपना ईगो और अपना स्वार्थ देखते हैं। तो यही चीज़ें इस उपन्यास में दर्शाई गई हैं। अब हम इसमें देखेंगे कुछ प्रमुख पंक्तियों को। सबसे पहले ये एक लेखिका का जो मनु भंडारी हैं उनका कथन है और ये भूमिका में है। शकुन अजय के आपसी संबंधों में बंटी चाहे कितना ही फालतू और अवांछनीय हो गया हो, परंतु मेरी दृष्टि को सबसे अधिक उसी ने आकर्षित किया। वस्तुतः उपन्यासकार के लिए अप्रतिरोध, चुनौती, सहानुभूति और मानवीय करुणा के केंद्र सिर्फ वे ही लोग हो जाते जो कहीं न कहीं फालतू हो गए हैं। जनपद ये बंटी की है, ये लेखिका का वक्तव्य है जो कि भूमिका में है, इस उपन्यास की भूमिका में। जब तक आंखें खुली है, नजर कमरे की दीवारों में कैद है, पर आंख बंद करते ही जैसे सारी सीमाएं टूट जाती है और ना जाने कहाँ कहाँ के जंगल, पहाड़ और समुद्र तैर आते हैं आंखों के सामने। परी लोक के परियां और पाताल लोक की नाग कन्याएं तैरती हुई उसके सामने से निकल जाती हैं। ये जो है ये बंटी सोच रहा है, अपने मन में ये ऐसा सोच रहा है बंटी। तो ये चीज उसका कथन है। अब वकील चाचा कहते बंटी से, बड़ी खातिर करना सीख गया, तू तो एकदम ही बड़ा और समझदार हो गया लगता है। ये वकील चाचा कहते हैं बंटी से। तुम्हारा बेटा तो बड़ा गुणी है शकुन, कलाकार बनेगा, देखो ना इस उम्र में ही बड़ी अच्छी पेंटिंग बना रखी है, वकील चाचा बोलते हैं शकुन से। इस पंक्ति से हमें ये पता चलता है कि इसको, बंटी को पेंटिंग्स बनाने में दिलचस्पी है। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ये इस तरह के प्रश्न ही आ रहे हैं आजकल। अगर हो सकता है कि ये भी पूछ दे कि बंटी की हॉबीज क्या थी या उसको किस चीज़ में ज़्यादा दिलचस्पी थी, तो हम ये बता सकते हैं कि उसको पेंटिंग्स बनाने में दिलचस्पी थी। ये अगला कथन है कि मैं क्या जानता नहीं, इसीलिए तो कह भी दिया, कोई और होता तो कभी बीच में नहीं पड़ता। अजय ने दस्तखत करके फॉर्म दे दिया है, कल तुम भी उस पर दस्तखत कर देना, मैं कचहरी में जमा करके जल्दी ही कोई तारीख लेने के, मतलब अधूरा वाक्य है। वकील चाचा शकुन से कहते हैं। तब तक शकुन बोल देती है, उनको बीच में ही टोक करके बोल देती है, अच्छा है चाचा, मैं तो खुद चाहती हूँ कि यह सब अब जान ले, आखिर कब तक इससे छिपा कर रखा जा सकता है, अब इसके मन में यह बात बहुत घुमड़ने लगी है आजकल। ये शकुन कहती वकील चाचा से, मतलब वो चाहती है कि बंटी को पता चल जाए कि उन दोनों का तलाक होने वाला है, उनके माता पिता का, हालांकि अभी तक उसे ये बात पता नहीं थी। शकुन के लिए समय जैसे एक लंबे अरसे ठहर गया था। यूं घड़ी की सुई तो बराबर ही चलती थी। रोज सवेरे पीछे के आंगन से घुसकर धूप सारे घर को चमकाती दमकाती, दोपहर को लॉन में फैल पसर कर बैठ जाती और शाम को बड़ी अलसाई सी धीरे धीरे सरकती हुई पीछे की पहाड़ियों में छिप जाती। देखिए ये कथन है, तो इस तरह की पंक्तियां आ सकती हैं। यहाँ से अगर यहाँ से यहाँ तक दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये किस उपन्यास की पंक्ति है। तो इसे आप ध्यान से अगर देखेंगे और पढ़ेंगे तभी आप इसको एग्जाम में कवर कर पाएंगे। शुरू के दिनों में ही एक गलत निर्णय ले डालने के एहसास दोनों के मन में बहुत साफ होकर उभर आया था, जिस पर हर दिन और हर घटना ने केवल शान ही चढ़ाई थी। समझौते का प्रयत्न भी दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग पैदा करने की इच्छा से नहीं होता था।
वरन एक दूसरे को पराजित करके अपने अनुकूल बना लेने की आकांक्षा से होता था। तो और बहसों में दिन बीतते और ठंडी लाशों की तरह लेटे लेटे दूसरे को दुखी, बेचैन और छटपटाते हुए देखने की आकांक्षा में रातें बीतती थी। भीतर ही भीतर चलने वाली एक अजीब सी लड़ाई थी, वह भी जिसमें एकदम साध कर दोनों ने हर दिन प्रतीक्षा की थी कि कब सामने वाले की सांस उखड़ जाती और वह घुटने टेक देता है, जिससे कि फिर वह खरी उदारता और क्षमाशीलता के साथ उसके सारे गुनाह माफ करके उसे स्वीकार कर ले, उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को निरे एक शून्य में बदलकर। यानी दोनों खुद को जरा सा भी नहीं बदलना चाहते थे, लेकिन एक दूसरे को बदलना चाहते थे। वो चाहते थे कि शकुन भी चाहती थी कि अजय उसके हिसाब से रहे और अजय भी चाहता था कि शकुन उसके हिसाब से रहे, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के लिए नहीं बदलना चाहते थे, बल्कि खुद के लिए एक दूसरे को बदलना चाहते थे। तो यहाँ गलती उपन्यास में दोनों की बतलाई गई है। एक अध्याय था जिसे समाप्त होना था और वह हो गया। 10 वर्ष का यह विवाहित जीवन एक अंधेरी सुरंग में चलते चले जाने की अनुभूति से भिन्न न था। आज जैसे एकाएक वह उसके अंतिम छोर पर आ गई है, पर आ पहुंचने का संतोष भी तो नहीं है, धकेल दिए जाने की विवश कचोट भर है। ये सब पंक्ति जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पंक्ति है और ये सब एग्जाम में पूछे जाने का मतलब पूरा श्योर है कि ये सब इस तरह की पंक्तियां ही एग्जाम में आती हैं, तो आप इसे ज़रूर देखिएगा। और ये जब एग्जाम में आता है, अभी यहाँ पे पढ़ने पर लगता है कि हमें पता है कि ये आपका बंटी से है, लेकिन अगर एग्जाम में आ गया तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इस तरह की पंक्तियां कई उपन्यास में रहती है। तो आप इन सब चीज़ों को ज़रूर से 2 बार 3 बार इसको रिवीजन कर लिया कीजिए। चीज़ों को सही तरीके से लेना सीखो शकुन। मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस बात में तरह तरह की गंध आ रही होगी। जिस स्थिति में तुम हो उसमें यह बहुत स्वाभाविक भी है। जब आदमी एक जगह धोखा खाता है तो उसे लगने लगता है सब जगह धोखा ही धोखा है, पर ऐसा होता नहीं है, ये वकील चाचा कहते हैं शकुन से। और इस स्थिति की दो ही परिणतियां हो सकती हैं या होंगी। या तो तुम उसके स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त करके उस पर हावी होने की कोशिश करोगी, या फिर अपने को बहुत ही उपेक्षित और अपमानित महसूस करोगी। उस समय तुम्हें यही लगेगा कि जिसके पीछे तुमने अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी, वह अब तुम्हें ही भूल कर अपनी जिंदगी जीने की बात सोच रहा है। उस समय तुम्हें बुरा लगेगा। आज अजय को लेकर तुम्हारे मन में जो कटुता है, हो सकता है कि वही फिर बंटी को लेकर हो, और आज से 10 गुना ज्यादा हो। ये वकील चाचा समझाते हैं शकुन को। देख रही हूँ जैसे जैसे तू बड़ा होता जा रहा है, वैसे जिद्दी और ढीठ होता जा रहा है। अच्छा है, भद उर्वा सबके सामने मेरी। ये शकुन कहती है बंटी से, बंटी को डांटती है। इसमें एक जगह ऐसा होता है कि जब वकील और शकुन दोनों बात कर रहे होते हैं ना, तो बंटी जो है वो छुप करके मेज के नीचे छुप करके उन दोनों की बातें सुनता है कि आखिर ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर उत्सुकता थी यह जानने की कि तलाक होता क्या है और पापा मम्मी एक साथ क्यों नहीं रहते हैं। तो ये सब चीज़ें उसके मन में उत्सुकता थी, क्योंकि उसे किसी ने बताया नहीं था। तो इसीलिए वो जानना चाह रहा था कि ये बंटी जानना चाह रहा था कि वकील से मम्मी जो है वो क्या बातें कर रही है। तो इसीलिए वो छुप कर सुन रहा था, जिसे कि देख लेती है शकुन तो फिर उसे डांटती है। हम कहते हैं तुम यहाँ से चले जाओ बंटी भैया, हमारे तन बदन में आग लगी हुई है इस वक्त। बहू को ले जाकर थाना कचहरी में खड़ा करेंगे, मर्दानगी दिखाएंगे। अरे हाथ पकड़कर निभाने की मर्दानगी जिनमें नहीं होती वह ऐसे ही मर्दानगी दिखाते हैं। अनबन किसमें नहीं होती, तो क्या ब्याही औरत को यूं छोड़ दिया जाता है। ये फूफी का कथन है बंटी से। तब दो बाहों ने बंटी को, यानी कि बंटी को दो बाहों ने उसे अपने में समेटा। बिना जरा भी विरोध किए वह इस प्रकार से सिमट गया मानो बड़ी देर से इसी की प्रतीक्षा कर रहा हो। एक बार मन हुआ कि गले में बाहें डालकर चिपट जाए, पर हिलना तो दूर, सांस लेने की हिम्मत नहीं है इस समय उसमें। ये बंटी सोच रहा है। पर आज 4 लोगों के सामने मेरे मुंह पर जूता मारकर तूने बता दिया कि तू क्या बना है और मैं तुझे क्या बना सकी हूँ। ये शकुन कह रही है बंटी से।
जोशी का कथन है ये। डॉक्टर जोशी जो है वो शकुन से कहते हैं कि तुम उस पर शायद इतना ज्यादा हावी हो रही हो कि वो पूरी तरह लड़का बन ही नहीं पाया, तुमने उसे उधम करने ही नहीं दिया, हाँ औरतों वाली जिद और रोना जरूर सिखा दिया है। ये जोशी, डॉक्टर जोशी कह रहा है शकुन से। अच्छा, क्या प्रेम सचमुच ही मात्र एक शारीरिक आवश्यकता और एक सुविधाजनक एडजस्टमेंट का ही दूसरा नाम है? बताओ, तुम्हें क्या कभी अपनी पत्नी की याद नहीं आती, और आती है तो क्या उसे तुम क्या कहोगे? ये शकुन का कथन है जो जोशी से पूछती है। यह बंटी का रवैया तुम्हारे साथ अकेले रहते रहते हो गया है, और यह बहुत पजेसिव हो गया है। वह किसी और को तुम्हारे साथ देख नहीं सकता और तुम किसी और को। ये जोशी का कथन है, शकुन से कहता है। बाप के रहते यह बिना बाप का हो रहा, अब माँ के रहते यह बिना माँ का ना हो जाए, ऐसा ये फूफी का कथन है जो कि शकुन से कहती है। डॉक्टर जोशी से शादी होने के बाद ये कथन है फूफी का। ऐसा ही होता है बहू जी, ऐसा ही होता है। अपने बोए सीधे सींचे पौधों से ऐसा ही मुंह होता है, बिल्कुल संतान जैसा, जहाँ एक बार लगाओ वहां से उखाड़ा नहीं जाता। ये माली का कथन है जो शकुन से कहता है। इस देश में तो तीन भी नहीं, दो, बस दो बच्चे पैदा करने चाहिए। तीसरा बच्चा फालतू बच्चा है, तीसरा बंटी फालतू बंटी। ये इस यहाँ पर इसलिए कहा जाता है कि जब ये शकुन जो है डॉक्टर जोशी से शादी करती है तो उसके ऑलरेडी दो बच्चे थे, डॉक्टर जोशी के, अमी और जोध। और जब बंटी होता है वो तीसरा होता है, तो इसीलिए उसको तीसरा बच्चा यानी कि फालतू बच्चा कहा जाता है। ठीक है बेटे, तू वहीं चला जा, तेरे पापा तुझे लेने आ रहे हैं, अब मैं भी नहीं रोकूंगी। जब तू ही खुश नहीं तो आखिर अपने पापा से कम जिद्दी तो तू भी नहीं है। ये शकुन कहती है बंटी से। सब लोग केवल उससे चाहते ही हैं, और वह उनकी चाहनाओं को पूर्ति रहे, यही एकमात्र रास्ता है उसके लिए। बस वह कुछ ना कहे, चाहे वो जहाँ चाहती है वहीं गलत क्यों हो जाता है, ऐसा अनुचित अनुभव भी तो उसने कुछ नहीं कहा। एक सहज सीधी जिंदगी जिसमें रहकर वह कम से कम यह तो महसूस कर सके कि वह जिंदा है, केवल सूरज डूब और उग कर ही उसे रात होने और बीतने का एहसास ना कराए, उसके अतिरिक्त भी कुछ हो। ये सब उपन्यास का कथन है। ये तो सूखेंगी ही, उस जमीन के खाद पानी की पत्तियां हैं, ये तो सूख कर झड़ जाएंगी, फिर नई पत्तियां फूटेंगी। जड़ पकड़ने के बाद कोई डर नहीं, और उसने खुद उन मरी मुरझाई पत्तियों को झाड़ दिया था। मुझे किसी और स्कूल में कोशिश नहीं करनी, उसे हॉस्टल भेजना है। यहाँ घर में रखने से के लिए मैं उसे नहीं लाया हूँ। मैं क्या जानता नहीं कि वह इस घर में। ये अजय का कथन है जो कि वो मीरा से कहता है। और आपको मेरा ये क्लास पसंद आया हो तो इसे लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और साथ ही व्हाट्सएप चैनल और यूट्यूब व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर भी मेरा एक ये ग्रुप है आरती गुरुकुल के नाम से, तो वहाँ भी आप ज़रूर जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।